दोस्तों देखिए, जेठ जी के कमरे में उसके छोटे भाई की पत्नी अंदर जाती है। उसके बाद जेठ जी क्या करते हैं, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाशी अपनी बहू सीमा के कमरे में आ गई। सीमा बोली, अरे माँ जी, आप मुझे ही बुलवा लेती, आपने क्यों कष्ट किया। सास बोली, प्यासा ही कुएं के पास जाता है बहू, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। एक निश्वास छोड़ते हुए कैलाशी बोली। सीमा कुछ समझ न सकी, इसलिए वह अपनी सास के चेहरे को जिज्ञासा से देखने लगी। मैं कैसे कहूँ सीमा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उलझन में थी कैलाशी। ऐसी क्या बात है माँ जी, इससे पहले तो आप कभी ऐसे परेशान नहीं दिखी। मुझसे संबंधित कोई परेशानी है क्या माँ जी। कैलाशी कुछ नहीं बोली, बस वह शून्य में ताकती रही। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी छाई रही। सीमा कैलाशी को पलंग पर बैठाने के लिए खड़ी हो गई। आप यहाँ आराम से बैठिए माँ जी, फिर बताइए कि समस्या क्या है। कैलाशी पलंग के एक किनारे पर बैठ गई। उसने सीमा को अपने पास बैठा लिया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, तुम राधे के बारे में क्या जानती हो। इस पर सीमा चौंकी। राधे यानी कि जेठ जी, इनके बारे में ऐसे क्यों पूछ रही है सासू जी। उसे समझ में नहीं आया। वह बोली, यही कि वो जेठ जी है। इस जवाब पर कैलाशी हल्के से मुस्कुराई, कहने लगी, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, इसके अलावा और क्या जानती हो। थोड़ी देर तक सीमा सोचती रही, मगर वह बोली कुछ नहीं। तब कैलाशी कहने लगी, मेरा राधे 24 कैरेट सोना है, राम है राम। जानती है बहू कि उसने हमारे लिए क्या किया है। सीमा ने इनकार में गर्दन हिला दी। तब कैलाशी कहने लगी, तुम्हें कैसे पता होगा बहू कि राधे ने क्या किया है। लो आज मैं बताती हूँ। बात तब की है जब राधे 10 साल का था। हमारे 5 बीघा पक्का खेत था। एक दिन गांव के एक लठैत परिवार ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया। तेरे ससुर को बहुत मारा पीटा और खेत से धक्का देकर भगा दिया। उन्होंने थाना कचहरी सब किया, मगर कुछ नहीं हुआ। तेरे ससुर अपनी बेबसी पर रोज रोते रहते थे। उन्हें रोते देखकर राधे का खून खौलता था, मगर कहता कुछ नहीं था। राधे ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अखाड़े में पहलवानी सीखने लगा। जब मुझे पता चला तो मैंने उसे खूब मारा, मगर वह चुपचाप पीटता रहा, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन भी वह स्कूल नहीं गया और अखाड़े में दंड पेलने लगा। मैं वहां गई और अखाड़े वाले से खूब लड़कर आई कि उसने इसे बहका दिया है। अखाड़े वाले ने कहा भी कि इसने इसे नहीं कहा, मगर मैं नहीं मानी। तब अखाड़े वाले ने इसे डांट कर भगा दिया। लेकिन यह स्कूल नहीं गया और नदी किनारे जाकर पहलवानी सीखने लगा। तब मैंने जान लिया कि यह पहलवान बनना चाहता है, तो मैंने इसे अखाड़े में ही भेजना शुरू कर दिया और इसकी खुराक भी बढ़ा दी, जिससे यह शरीर से भी पहलवान बने। समय बीतता गया और यह जवान हो गया। जब यह 20 साल का हो गया तो एक दिन यह अपने खेत पर लठ लेकर अकेला ही चला गया और उसमें हल चलाने लगा। लठैत परिवार के लोग खेत पर आ गए। वे 10 आदमी थे और यह अकेला था। यह अकेला ही उनसे भिड़ गया। चूंकि यह एक नामी पहलवान बन गया था, इसलिए इसने अकेले ही उन सबको मार भगाया। इस मारपीट में राधे पूरा लहूलुहान हो गया था, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी और लड़ता ही रहा। इस तरह राधे ने अकेले ही उस खेत पर कब्जा फिर से कर लिया। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया और यह पूरे 10 दिन अस्पताल में ही रहा। जगह जगह टाँके आए थे इसके, मगर इसने ऊफ तक नहीं किया, हंसता ही रहा। लठैतों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस राधे को पकड़ कर ले गई।
हाई कोर्ट से जमानत कराने में 6 महीने लग गए। पीछे से लठैतों ने फिर से कब्जा कर लिया खेत पर जिस दिन राधे जेल से छूट कर आया उसी दिन वह सीधा खेत पर ही गया और उस दिन फिर से वही खेल चला और राधे ने फिर से कब्जा कर लिया और धमकी दे आया कि अगर उन्होंने कब्जा दोबारा किया तो वह लाशें बिछा देगा खेत में। उसकी इस धमकी का बहुत असर हुआ। राधे को फिर से पुलिस पकड़ कर ले गई, मगर अब लठैतों ने फिर से कब्जा नहीं किया। खेत पर हमारा ही कब्जा रहा। तेरे ससुर और श्याम जितने बोने लगे गए थे, क्योंकि कोर्ट ने राधे को 3 साल की सजा सुनाई थी। वह 3 साल जेल में ही रहा। जब वह सजा काट कर घर आया तब वह 25 बरस का हो गया था। उसकी शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे थे, मगर उसने मना कर दिया। अपने गांव की चंपा है ना, वो मरती थी उस पर, मगर उसने उसे भी मना कर दिया। चंपा की माँ मेरे पास आई तब मैंने राधे को बहुत समझाया कि वह चंपा से विवाह कर ले, मगर उसने कहा कि उसकी शादी तो उस खेत से हो गई है, इसलिए उसने पहलवानी सीखी थी, अब दूसरी शादी नहीं करेगा। वह रो धो कर चंपा की माँ ने चंपा की शादी कहीं और कर दी। राधे अविवाहित ही रहा और हमारे परिवार की सेवा करता रहा। इस परिवार के लिए उसने अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। अगर वह नहीं होता तो वह खेत कभी वापस नहीं आ सकता था। अब तू ही बता, क्या उसे कोई सा भी सुख पाने का अधिकार नहीं है? वह किसके लिए रड़ुआ रहा? हमारे लिए ही ना। तो अब उसके सुखों की चिंता भी तो हमको करनी चाहिए कि नहीं? सीमा ने हाँ की मुद्रा में गर्दन हिला दी। अब कैलाशी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसका मुंह अपनी ओर कर उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, तू उसे औरत का सुख दे दे सीमा। मैं तुझसे राधे के सुख की भीख मांगती हूँ। वैसे भी वो तेरा जेठ लगता है, उसके साथ उसकी लुगाई की तरह से रहना शुरू कर दे। कभी राधे के साथ सो जाना और कभी श्याम के साथ। बात घर की घर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। बोल, क्या तू मेरी इतनी सी बात मानेगी? सीमा भौचक्की होकर कैलाशी को देखती रह गई। क्या कह रही है उसकी सास? क्या उसे द्रौपदी बनना होगा? ये कैसे संभव है? उसने तो कभी जेठ जी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। कौन औरत ऐसा सोचती है? जेठ जी ने तो कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं है। पर सासू माँ कह रही है तो कोई बात तो होगी। ये उसे आज ही पता चला था कि जेठ जी ने क्यों विवाह नहीं किया। वह तो उन्हें रणुआ ही समझ रही थी अब तक, और सोच रही थी कि उनका विवाह हुआ ही नहीं था। कैलाशी की बात से सीमा ऊपर से नीचे तक हिल गई थी। फिर सास बोली, मैंने श्याम से भी बात कर ली है, उसे इस पर कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि वह तो कह रहा था कि अगर वह भैया को कोई भी खुशी दे पाया तो यह उसके जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्षण होगा। अब बात बस तुझ पर ही ठहरती है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ कर बता देना। और कैलाशी वहां से चली गई। सीमा वहीं पर हतप्रभ सी बैठी रही। इस बात के बाद 1-2 दिन तो वह अचेत सी अवस्था में ही रही। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या इन्होंने सचमुच में हाँ कह दिया है? अगर हाँ तो मुझे बताया क्यों नहीं? वह अपने पति श्याम पर गुस्सा हो गई। सुनो, आपकी माँ ने मुझे कुछ कहा था, क्या आप भी वैसा चाहते हैं? सीधा श्याम की आंखों में देखकर उसने कहा। श्याम नजरें चुराकर कहने लगा, माँ ने कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। मुझे तो अच्छा लगेगा अगर तुम भैया को कुछ सुख दे सको तो। पर आपने इतना भी नहीं सोचा कि वे मेरे जेठ जी हैं, पिता समान हैं वे। ये सब मैं उनके साथ कैसे कर सकती हूँ? तुम आराम से ठंडे दिमाग से सोचना और फिर कुछ फैसला करना। अभी कोई जल्दी नहीं है। भैया ने अपना सारा जीवन हमें दे दिया, हम इतना सा भी नहीं कर सकते हैं क्या उनके लिए? और हाँ, अभी भैया से कुछ मत कहना। सीमा कुछ नहीं बोली। उसके मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखला चलने लगी और उसके दिमाग में बार बार द्रौपदी की छवि घूमने लगी। सीमा का मन बहुत विचलित था।
कैसी दुविधा में डाल दिया था उसे कैलाशी ने। इस बात को वह स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन स्पष्टतः मना भी नहीं करना चाहती थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ की तरह वह अनमनी सी ही रही। क्या जेठ जी ने अपनी इच्छा सासू माँ को बताई है, या वह केवल सासू माँ की इच्छा है? उसके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था। उसे विगत समय की ऐसी कोई घटना याद नहीं आई जब जेठ जी ने उसकी तरफ देखा हो। उसने जब कभी भी जेठ जी को पानी या दूध देने की कोशिश की थी, तब तब उन्होंने ऐसा करने से मना किया था। फिर अब अचानक क्या हुआ, एकदम से इस तरह का आचरण? अब तक उसके मन में जेठ जी के लिए बहुत आदर था, मगर वह एक ही क्षण में हवा हो गया था। अगर उन्हें भूख इतनी ज्यादा थी तो उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का कोई जवाब उसके पास नहीं था। घर में पानी खत्म हो गया था। वह कलसी लेकर पानी लेने चल पड़ी। कुआं पास ही था। वहां पर 2-4 औरतें पहले से ही थी और हंसी मजाक करते हुए पानी भर रही थी। अरे चंपा, कब आई तू? तेरा आदमी कैसा है? कल ही आई हूँ चाची, वो एकदम से ठीक है, चंपा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चंपा का नाम सुनकर सीमा चौंकी। क्या यह वही चंपा है जो जेठ जी से प्यार करती थी? उत्सुकता से उसकी नजरें चंपा पर गड़ गई। चंपा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। गौर वर्ण, सुंदर नए नक्श और भरा पूरा शरीर। इतनी सुंदर स्त्री को भी ठुकरा दिया था जेठ जी ने। उसके मन में इसे स्वीकार नहीं किया। उसे लगा कि वह चंपा कोई और होगी, ये तो नहीं हो सकती। इतने में उसने उन औरतों को अपनी ओर देखते पाया तो उसने अपनी नजरें नीची कर ली। उसे देखकर वे दोनों औरतें धीरे धीरे बातें करने लगी। ये कौन है चाची? आवाज यद्यपि धीमी थी पर सीमा को सुनाई दे रही थी। अपने श्याम की लुगाई है। अब की बार कौतूहल से देखा था चंपा ने। सीमा की नजरें चंपा की नजरें से टकरा गई। सीमा की नजरों में एक प्रश्न था जिसका जवाब चंपा की नजरों से मिल गया था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह पानी लेकर घर आ गई। घर के काम काज में उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार एक ही प्रश्न कौंध रहा था कि चंपा जैसी सुंदर स्त्री को ठुकरा कर क्या सही किया? पर जवाब नहीं मिल रहा था उसे। इसी उधेड़ बुन में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। उसने खाना बनाया और दिनों की तरह राधे खाना खाने लगा। सीमा लाज के कारण और सिकुड़ गई थी। उसने गौर किया कि जेठ जी ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा था। इससे उसे चैन मिला। इसका मतलब है कि जेठ जी के मन में तो कुछ नहीं है, पर शायद सास के मन में कुछ है। यदि ऐसा है तो क्या है और क्यों है? पर इसका उत्तर उसे मिल नहीं रहा था। हो सकता है कि जेठ जी सबके सामने ऐसा व्यवहार कर रहे हो। शायद ऐसा ही होगा, वरना सासू माँ ऐसा क्यों करेगी? राधे खाना खाकर घूमने चला गया। वह 1 घंटे बाहर ही रहता है और पास के मंदिर में पाठ करता है। तब तक घर का सारा काम हो गया था। राधे घर पर आ गया। कैलाशी ने सीमा को इशारा किया कि वह दूध का गिलास राधे को ले जाए। सीमा ने कातर नजरों से सास की ओर देखा, मगर कैलाशी की नजरें आदेशात्मक थी। वह चुपचाप दूध का गिलास लेकर राधे के कमरे की ओर धीरे धीरे चली। राधे की पीठ दरवाजे की तरफ थी। पदचाप सुनकर उसे लगा कि माँ दूध लेकर आई है। रख दो माँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद पीऊंगा, बिना देखे उसने कहा। सीमा कुछ नहीं बोली और वहीं खड़ी रही। राधे ने घूमकर देखा तो सीमा को दूध के गिलास के साथ खड़ा पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनिक आवेश में राधे ने कहा। तुम्हें मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आया करो, फिर क्यों आई हो?
सीमा थर थर कांपने लगी और उसके हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर पड़ा। उसकी रुलाई फूट पड़ी और वहां से वह भाग गई। राधे तनिक आवेश में आ गया था। वह कैलाशी के पास गया और कहने लगा, कितनी बार कहा है माँ कि उसे मेरे कमरे में मत आने दिया करो, फिर भी वह मानती ही नहीं। शिकायत भरे लहजे में राधे ने कहा, वह अपनी इच्छा से नहीं गई थी, मेरे आदेश पर गई थी। कैलाशी का स्वर दृढ़ था। तुमने भेजा था उसे? पर क्यों? हाँ, मैंने भेजा था। क्यों? कोई परेशानी है क्या? वह श्याम की पत्नी है माँ, और तुम जानती ही हो कि श्याम को मैं छोटा भाई नहीं मानता, बल्कि उसे अपना पुत्र मानता हूँ। इस तरह सीमा को मैं अपनी पुत्र वधू मानता हूँ। उसका मेरे कमरे में इस तरह आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पास के कमरे में पलंग पर पड़ी सीमा यह सब वार्तालाप सुन रही थी। राधे की बातें सुनकर उसका मन आदर और श्रद्धा से भर आया। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी भी हुई कि उसने जेठ जी के बारे में गलत सोचा था। इतने में कैलाशी की आवाज आई, क्या हो गया जो सीमा दूध लेकर तेरे कमरे में चली गई? है तो तेरे भाई की पत्नी ही। नहीं माँ, भाई की पत्नी नहीं, छोटे भाई की पत्नी। वह मेरी पुत्री के समान है। उसे फिर कभी मत भेजना मेरे कमरे में। इतना कहकर राधे वहां से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन कैलाशी चाय लेकर राधे के कमरे में गई तो वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा मगर राधे कहीं नहीं था। तब उसने शोर मचाया तो श्याम और सीमा दोनों दौड़े चले आए। पूरा मकान छान मारा मगर राधे कहीं नहीं था। श्याम ने उसके कमरे को गौर से देखा तो एक छोटा सा कागज मिला जिस पर लिखा था, माँ मुझे माफ कर देना, मुझे आज की घटना अच्छी नहीं लगी। मैंने श्याम को बेटा और सीमा को बेटी जैसा माना है। मैंने विवाह नहीं करने का निर्णय इसलिए लिया था कि मैं लठैतों से टक्कर ले सकूं। इसके लिए मेरी जान भी जा सकती थी और मुझे आजीवन कारावास भी हो सकता था। मेरे नहीं रहने पर बीबी बच्चे अनाथ नहीं हो जाए, यही सोचकर ही मैंने यह निर्णय लिया था। मैंने आज तक सीमा का चेहरा नहीं देखा है माँ, पर कल की घटना ने मुझे विचलित कर दिया है। मैं दावा तो नहीं करता कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, मगर मुझे अपने आप पर विश्वास था। अब मैं यह जीवन हरिद्वार में भगवत भजन में बिताना चाहता हूँ माँ। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना और मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। श्याम और सीमा को आशीर्वाद देना, तुम्हारा पुत्र राधे। यह पढ़कर सब लोग अवाक रह गए। हर मर्द रावण नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर दीजिए और बताइए क्या मेरा कहानी सुनाने का तरीका अच्छा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, लव यू, बाय बाय।